नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के लिए अगले 24 घंटे काफी निर्णायक साबित होने वाले हैं। सारे सस्पेंस पर कल मुहर लग जाएगी। कल सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा और फिर 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह होगा, जिसमें सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। हालांकि न्योता तो एमवीए के भी कई बड़े नेताओं को भेजा गया है, पर जैसे जैसे शपथ का वक्त नजदीक आ रहा है, एमवीए में हलचल बढ़ती जा रही है। आज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़ों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले भी साफ कर दिया था कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, पर फिर भी लगातार एमवीए की तरफ से ईवीएम समेत चुनाव प्रक्रिया से समझौता किए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं छटपटाए उद्धव ठाकरे भी हैं, लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आज अपने आवास मातोश्री में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई थी। बताया तो जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर यह मीटिंग हुई है, पर मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको बताएंगे। साथ ही खबर झारखंड से भी आ रही है कि 5 दिसंबर को ही सोरेन सरकार मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। तो आज अपने शो में इन्हीं अपडेट्स पर ताजा जानकारी आपको देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब लगभग सब कुछ क्लियर है। अभी थोड़ी ही देर पहले एकनाथ शिंदे का बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी सीएम अगर बनता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, महायुति में कोई भी खींचतान नहीं है। क्या ताजा अपडेट है? भाई, ताजा अपडेट ये है कि शिंदे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे जी। वो चाह रहे थे कि लोग उनको मनाएं, उनसे बातचीत करें, चर्चा हो। किसी ने भाव ही नहीं दिया। बस इतनी बात, इतनी खबर पहुंचा दी गई कि 5 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह है। अब आप तय कर लो कि आपको क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज नहीं देना चाह रही थी कि भाई कोई रूठ गया है तो कोई घर में जाके बैठ गया है, उसको मनाने। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस नहीं गए मिलने के लिए, न फोन किया, न बातचीत की। दिल्ली से कोई बातचीत नहीं हुई। उनको साफ साफ ये कह दिया गया कि जब हमारे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बन सकते हैं, आपको बनने में क्या दिक्कत है। रही बात गृह मंत्रालय की, तो देखिए, तो बार्गेनिंग टैक्टिक्स है ना। होगा वही जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। लेकिन जब आप जा रहे हैं बार्गेनिंग करने, तो उनको भी मालूम था कि गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। तो गृह मंत्रालय मांगेंगे तब तो अर्बन डेवलपमेंट मिलेगा। अब आप अर्बन डेवलपमेंट ही मांगोगे तो फिर आपको तो कुछ भी थमा दिया जाएगा। तो ये बार्गेनिंग टेक्निक उन्होंने अप्लाई किया, सब कुछ करने की कोशिश की। आखिरी जो खुद को आज सवेरे सवेरे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा लिया कि तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। फिर भी कोई नहीं गया, फिर भी कोई नहीं गया। जब इनको बातें समझ में आ गई कि जब ये खबर आई कि अजीत दादा भी बोल रहे हैं कि भाई जितना शिंदे को मिलेगा उतना हमको भी चाहिए, तो जैसे ही ये खबर आई कि भाई ये तो खेल हो गया, फिर भाई सीटों में ज़्यादा फर्क तो है नहीं। आपको मलाईदार चाहिए तो अजित पवार भी बोलेंगे हमें भी चाहिए। तो ये बीजेपी के द्वारा करवाया गया, अजित पवार खुद किए, लेकिन वो मामला तो सेटल्ड हो गया। और जब इनको समझ में आ गया कि अब कोई निगोशिएशन नहीं होगा, तो अचानक से भी उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। वो आजाद मैदान भी जाते हैं कि क्या तैयारी चल रही है, कैसे क्या होगा। अब यहां एक मसला फंसा हुआ है कि कितने लोग साथ मिलेंगे। 3 कन्फर्म्ड हैं। जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि इनसे कहा है कि भाई 5-5 जो है विधायकों को जो है वो शपथ हम लोग दिलवाएंगे। डिपार्टमेंट बाद में बांटा जाएगा, लेकिन ये लोग अभी तय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना विलंब हुआ है। तो कम से कम ऑप्टिक्स के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही कि ज़्यादा लोग, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, 3-3 बड़े बड़े स्टेज बन रहे हैं, देश भर से 500 संतों को भी बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है।
तो ये सारी चीजें हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि खामखा शिंदे साहब ने अपनी भद पिटवाई है। जी, दो बड़ी अपडेट है जिस पे आप दोनों से चर्चा करेंगे, पर एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। जो सर ने समझाया कि एकनाथ शिंदे ने क्या क्या पैंतरेबाजी अपनाई, क्या इससे एकनाथ शिंदे की छवि पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, पड़ तो गया है। एकनाथ शिंदे की छवि पर असर उसी समय पड़ गया जब महाराष्ट्र में इस जीत के बाद उन्होंने अपने कुछ नेताओं से बयान दिलवाए कि सीएम के दौड़ में एकनाथ शिंदे भी हैं, ये डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, सीएम के दौड़ में हैं, लोग चाहते हैं, कॉमन मैन की तरह इन्होंने शासन किया है, इसलिए लोगों के बीच पॉपुलैरिटी इनकी ज़्यादा है। ये सारी बातें करने के साथ ही जो शिवसेना के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को समझने लगे कि देखो, एकनाथ शिंदे अभी शिवसेना से अलग क्यों हुए, मतलब ओरिजिनल शिवसेना से, ये विचारधारा के आधार पर। और पिछली बार जब सरकार बनाने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी ऐसी बात नहीं कही कि नहीं नहीं सीएम शिंदे को नहीं, फडणवीस को बनना चाहिए। ये सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप चेहरा बनकर उभरिए, क्योंकि आपने एक वैचारिक मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है, अघाड़ी का साथ छोड़ा है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सत्ता के मोह दिखाना शुरू कर दिया, जिस आधार पर उद्धव ठाकरे की फजीहत हुई थी और शिवसेना के जितने कार्यकर्ता हैं वो किस आधार पर इनके साथ खड़े हैं। क्या इतने बड़े पॉपुलर लीडर एकनाथ शिंदे हैं जिनके आधार पर, इनके चेहरे पर इतने लोग जीतकर आ जाएंगे? ये मुद्दों की लड़ाई थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जो कार्यक्रम आयोजित किया है इस मुद्दे के आधार पर किया है कि कम से कम इतना दिखाई पड़े कि हमने अगर ये चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर जीता है तो शपथ में भी हिंदुत्व दिखना चाहिए। और एकनाथ शिंदे ये हिंदुत्व के पलीता लगाने के चक्कर में लगे हैं कि नहीं, लोगों के अंदर मैसेज क्या जाएगा कि देखो ये चुनाव के समय हिंदुओं की बात करता है और उसके बाद जैसे ही सत्ता की बात आती है सब आपस में लड़ने लगते हैं। जबकि क्लियर कट मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया, 132 सीटें। ये महाराष्ट्र के इतिहास में 20 सालों से कुछ नहीं हुआ। जब ऐसी स्थिति में आप एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार हो, थोड़े बहुत इधर उधर की बातें घुमा रहे हो और इनडायरेक्टली नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो लोगों के अंदर तो ये गुस्सा आएगा कि ऐसे समय में कम से कम सहयोग दिखाना चाहिए। बाद में आप लोग बार्गेनिंग करते रहिए, एक दूसरे से बातचीत करते रहिए, जब मौका मिलेगा तो आपको भी कुछ अच्छे पोजीशन मिलेंगे। और राजनीति है, भविष्य आगे देखना चाहिए कि आगे केंद्र में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। बिल्कुल, जो दो अपडेट की हम चर्चा कर रहे थे उसमें पहला जो एक खबर सामने आया कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ सर? आज देखिए, जिस तरीके से ये लोग असंतुष्ट हैं वो असंतुष्टि नहीं है बल्कि इनके अंदर की बेचैनी है। जब आप दरवाजा खिड़की खोलकर कोई नेगोशिएशन करते हो, बातचीत करते हो, तो यह संभावना होती है कि उस दरवाजे से कोई आएगा, बताएगा और हम खुश हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। जांच परख के बाद हम सोचेंगे कि नहीं नहीं इसमें कुछ सच्चाई है। कांग्रेस वाले ने तो पहले मान लिया। अगर आपको चुनाव आयोग के पास जाना है, चुनाव आयोग ने इनवाइट भी किया है, तो उससे पहले आप मीटिंग पर मीटिंग करके ये प्लान कर रहे हो कि नहीं हम ईवीएम जगाओ यात्रा करेंगे, पूरे देश में घूम घूम कर ईवीएम के खिलाफ प्रचार करेंगे कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो जब आपने पहले ही मन बना लिया है तो चुनाव आयोग से सेटिस्फाई होकर तो आप नहीं आ सकते, और वहां पर जो आपका कंसर्न है उसका जवाब तो पहले ही चुनाव आयोग ने दे दिया है। तो ऐसे में अगर ये सोचेंगे भी कि किसी तरीके से हमें चुनाव आयोग से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले, तो ये नहीं हो सकता। इन लोगों को धक्के मारकर ही बाहर निकाला ठीक जा है। सकता। एक बात ये अलग है सर कि चुनाव आयोग ने इनवाइट किया, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, अभिषेक मनु सिंघवी भी गए, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता गए मुलाकात के लिए, लेकिन अब तक क्यों एमवे हार मानने को स्वीकार नहीं, क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए, कोई ये चमचागिरी जो कल्चर है ना कांग्रेस पार्टी के अंदर में, अब किसकी हिम्मत होगी वो कहने की कि राहुल गांधी जी आप हार गए? कौन कहेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वो तो उसको खा जाएगा कि खबरदार, एक चाय वाले से मैं कैसे हार सकता हूं। ये माइंडसेट है। और मैंने कल ही कहा था कि वकील जाएंगे वहां, वकील जाएंगे, वो कहां है कलाकार लोग कि जो कह रहे हैं ईवीएम में हैक हो गया, थ्योरी दे रहे थे 99% बैटरी,
बैटरी वाली थ्योरी देने वाले लोग क्यों नहीं गए वहां? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब झूठे हैं, अव्वल दर्जे के झूठे। हरियाणा में क्या कहा कि हमारे पास बहुत जगह से ये शिकायत आई है। फॉर्मल कंप्लेंट कितने किया आपने? 0। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप, और जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो कोई सबूत नहीं देंगे आप। और यही बीमारी सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग कि जिन्होंने अपने जीवन में अपने से तो कुछ नहीं खड़ा किया, बाप दादा के काम के ऊपर जो है राजनीति करने वाले लोग, ये उद्धव ठाकरे, माइंडसेट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, इन्होंने अपने जीवन में तो कुछ नहीं किया। पापा और दादा के काम किए गए, उनके बनाए गए इमारत के ऊपर जो है राज करने के लिए आए, तो उसने भी तो कहा 450 जगह से मुझे कंप्लेंट मिली है कि ईवीएम में खेल हुआ है, हम वीवीपैट का फिर से रिकाउंटिंग करवाएंगे। यही कहा था ना। 7 दिन का टाइम मिलता है। यह कानून है कि अगर आपको डाउट है 41,000 रुपया फीस जमा कीजिए, और जितना भी ईवीएम है, एक ईवीएम पे 41,000 रुपए खर्च लगते हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि भाई आओ कंप्लेन कराओ। एक भी कंप्लेन किया उद्धव ठाकरे ने? नहीं किया। तो आप ये समझिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये बिल्कुल नीच वाली राजनीति है कि जब आप हार गए तो नहीं अंपायर बेईमान है ना। पहले तो गांव मोहल्ले में तो दे आर बैड लूजर्स। और बैड लूजर क्यों है? ये तो खानदानी लोग हैं, ब्रैट्स हैं ये लोग। और जब ये खुद पार्टी के चीफ हैं तो किसी चमचे की हिम्मत नहीं पड़ती ये बताने के लिए कि भाई साहब हार गए, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। ये बोलने की हिम्मत नहीं है। जो बोलेगा वही नप जाएगा, क्योंकि इन लोग का ईगो भी तो 7वें आसमान पे है ना, 7वें आसमान पे है। तो इसलिए ये देखिए, ये ईवीएम का जो ढकोसला है, मैं तो देख रहा था कि राजदीप सरदेसाई तो कांग्रेसी पत्रकार है, कांग्रेस की दलाली करता रहता है दिन रात। उसने 4 एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, उसमें सोनिया गांधी का फ्रेंड भी था, चावला, कुरैशी, ये सारे कांग्रेस के जमाने में बने सारे लोगों ने एक स्वर में कहा ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड। भाई आपको किस पे कभी तो एट सम पॉइंट यू हैव टू बिलीव समबडी फॉर गॉड सेक। आप जो है वो जानवर की तरह जिसकी पूंछ टेढ़ी होती है, बस आपने वो पकड़ लिया है तो आप पकड़े हुए। और जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम और चुनाव आयोग सब कुछ सही हो जाता है। सर, उद्धव ठाकरे भी लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं। मीडिया में तो ये खबरें चल रही है कि बीएमसी चुनाव को लेकर बड़े एक्शन मोड में आ गए हैं, लेकिन मीटिंग में क्या चल रहा है? देखिए, मीटिंग तो बीएमसी चुनाव को लेकर ही है। उद्धव ठाकरे मातोश्री में लोगों को बुला रहे, मुंबई के विधायकों को बुलाया है। 20 विधायक इनके पास है, जिसमें 10 मुंबई से हैं, और उसके साथ जो एक्स कारपोरेटर हैं, एक्स इसलिए हैं क्योंकि अभी बीएमसी भंग हो चुकी है, तो सारे के सारे एक्स ही हैं, तो सारे फॉर्मर कारपोरेटर भी है। और उन लोगों से मीटिंग हो रही थी, मातोश्री के अंदर मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि बाहर में जो कर रहे हैं वो अंदर में नहीं होता है। बेसिकली इन लोगों को ये पता है कि अंदर में हम लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे और बाहर में बोलेंगे क्या, लेकिन वहां पर उनका यू टर्न दिखाई पड़ा। माफी मांगी इस बात के लिए कि हमने हिंदुत्व के मुद्दे से अपने आप को अलग किया है, क्योंकि सबकी यही मांग थी कि बीएमसी में तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, अघाड़ी को छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि अघाड़ी के सपोर्ट से हमारी विचारधारा डिरेल होती है। जैसे ही उसका सपोर्ट लेते हैं वैसे ही विचारधारा डिरेल हो जाती है। उसके कारण हम आक्रामक नहीं हो पाते हैं, एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं, और जब एग्रेशन नहीं रहेगा तो बीएमसी नहीं जीत सकते, क्योंकि महाराष्ट्र से भी खराब स्थिति होने वाली है। बीएमसी में जो भारतीय जनता पार्टी अभी से मुद्दा उठाना शुरू की है और जो संभावित है, उसमें मुंबई के अंदर बढ़ते हुए मुस्लिम पॉपुलेशन का मुद्दा है कि कैसे ये 8-10% से 24% से ज्यादा हो गया, और कैसे ये लोग कुछ कुछ जगहों पर इस्लामिक किलेबंदी करके रखे हैं, जहां पर हम चाहकर भी
कोई हिंदू को खड़ा नहीं कर सकते, जिता नहीं सकते हैं, वहां कोई मुसलमान ही जीतेगा, चाहे विधानसभा का हो या फिर कारपोरेशन का चुनाव हो, उसमें सिर्फ मुसलमान को ही जीतना है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ एरिया को आइडेंटिफाई किया और अलग अलग जगहों से वहां लाकर बसाया, चाहे उत्तर प्रदेश से लाना पड़े, गुजरात से लाना पड़े या कर्नाटक से लाना पड़े, उन जगहों से इकट्ठा किया गया है। वो इस्लामिक किलेबंदी है और इसे शिंदे भी उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी उठाएगी। तो इसलिए उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आए उस मीटिंग के दौरान कि अब हमें हिंदुत्व का मुद्दा फिर से लाना पड़ेगा, संगठन मजबूत करना है तो, और ये जो कंपटीशन है हिंदुत्व के लिए वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ हमारी होगी। पहले जो मुसलमान परस्ती के लिए, मुस्लिम परस्त राजनीति के लिए कंपटीशन होता था महाराष्ट्र में, अब हिंदुओं के लिए होने लगा कि सबसे बड़ा हिंदू समर्थक कौन है। ये कुछ दिन में धीरे धीरे सामने आएगा कि कैसे उद्धव ठाकरे घर वापसी कर रहे हैं। वैचारिक तौर पर घर वापसी का मतलब लोगों ने बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, लेकिन वैचारिक घर वापसी उद्धव ठाकरे करने मतलब हिंदुत्व के ट्रैक पे आएंगे। सर, जाते जाते छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे, इस बार का बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना ज्यादा उनको मुसीबत देने वाला? ये डू और डाई है। ऑलरेडी पार्टी आईसीयू में चली गई है और वो क्या कहते हैं उसको, जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है वो सपोर्टिंग सिस्टम पे है, वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर ऑफ हुआ बीएमसी, गॉन विद द विंड। फिर तो आपको फोटोग्राफी करना पड़ेगा। फिर आदित्य ठाकरे कहीं भी राजनीति गई, उनको फिर उसके बाद आपकी सब कुछ खत्म। शिवसेना के साथ समझिए क्या एक समस्या है, बिना पावर के शिवसेना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये उनकी पार्टी का चरित्र रहा है। विदाउट पावर, विदाउट बीएमसी शिवसेना कहीं नहीं जा सकती थी। बीएमसी और पावर, और भी नेकेड पावर, स्ट्रीट पावर, मनी पावर, ये जरूरी है शिवसेना के सर्वाइवल के लिए। तो पावर तो शिंदे लेके चले गए, बच गया बीएमसी। इसलिए देखिए ये लोग, वो कहते हैं ना कि थूक फेंक के चाटने वाली बात, अभी वहां क्या चर्चा चल रही है कि राज ठाकरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर राज ठाकरे से हाथ नहीं मिलाया तो सब कुछ, उनको मालूम है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। हिंदुत्व पर नहीं लौटे तो फिर इससे भी खराब हालत होगी। और अगर इनके हाथ से बीएमसी गया तो समझिए कि पूरी तरीके से ठाकरे परिवार जो बचे हुए हैं वो खत्म राजनीतिक तौर पे। जी सर, जाते जाते छोटा सा अपडेट, झारखंड में क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, झारखंड में अब कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। जितना गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हमने एक लीडर चुन लिया है झारखंड के अंदर, और वो लीडर कौन है? हेमंत सोरेन। उन्होंने किसी कांग्रेस के नेता की बात नहीं कही कि हेमंत सोरेन को हमने लीडर चुन लिया है। अब कैबिनेट का फैसला भी वही करेंगे, कौन सा मंत्री कांग्रेस से बनेगा इसकी लिस्ट हमें देने की जरूरत नहीं है। वही तय कर लेंगे कि एक बनेगा, दो बनेगा, कौन नहीं बनेगा। वो सारी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर कह दिया है, अभी रुको, हम जब चाहेंगे किसे मंत्री बनाना है ये हम तय करेंगे। अब कांग्रेस इसके लिए लिस्ट नहीं भेजेगी, जो लिस्ट थी वो कूड़ेदान में चली गई। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो शपथ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में फडणवीस सीएम तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। कुछ देर पहले ही एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए पूरी तरह से सहमत है। महायुति में कोई भी मतभेद नहीं है, पर मतभेद एमवीए में बढ़ता ही जा रहा है। उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा परेशान है और अब तो एमवीए से अलग होने का रास्ता भी वो ढूंढ रहे हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।